दोस्तों मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच में बसा है एक देश इजराइल, जो वर्तमान में भू राजनीति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है। याद रखिए, इजराइल जो है वो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। अगर आप इसकी स्थिति की बात करोगे तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की बात करें तो ये लगभग 29.30 डिग्री नॉर्थ से लेके 33.30 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्थित है। और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो ये 34 डिग्री ईस्ट से लेके 36 डिग्री ईस्ट के बीच में स्थित है। अगर आप इसकी स्थिति गौर से देखोगे तो ये भूमध्य सागर के बिल्कुल करीब है। इस वजह से यहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो भूमध्य सागरीय हो जाता है, यानी कि क्लाइमेट भी मेडिटेरेनियन हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और सर्दियों में हल्की बारिश होती है, क्योंकि बगल में ही भूमध्य सागर है। सीमाओं की बात करोगे तो उत्तर में लेबनान नजर आएगा, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण में आपको मिस्र और अकाबा की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ अकाबा नजर आएगी, जो कि आगे जाके लाल सागर यानी कि रेड सी से जुड़ती है। और पश्चिम में आपको भूमध्य सागर नजर आएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर से लेके 22,145 वर्ग किलोमीटर तक जाता है। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो 1947 में यूएन ने कुछ इस तरीके से ज़मीन का बंटवारा किया था, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई। बहुत से फिलिस्तीनी लोगों ने अपनी ज़मीनें जो है वो इजरायलियों को बेची भी, और साथ ही बहुत से युद्ध भी हुए। और आज की अगर आप वर्तमान स्थिति देखोगे तो कुछ इस तरीके की है, जहां पर इजराइल जो है उसके पास कंट्रोल बहुत ज्यादा है। यहां आपको दो और महत्वपूर्ण चीजें नजर आएंगी। एक तो ये है वेस्ट बैंक, जिसको पश्चिमी तट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी तरफ कोने में है गाजा स्ट्रिप, जिसको गाजा पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये वो एरिया है जो कि फिलिस्तीनी एरिया कहलाता है। लेकिन अगर आप वर्तमान स्थिति देखोगे तो वेस्ट बैंक के अंदर भी बहुत सा एरिया ऐसा है जिस पर इजराइल का कंट्रोल है। तो ये जो क्षेत्रफल है वो 27,000 वर्ग किलोमीटर तक भी जाता है। हालांकि ये पूरा क्षेत्रफल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य नहीं है, सिर्फ आज की तारीख में ऐसा हो रखा है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो क्षेत्रफल के मामले में आप ये कह सकते हो कि ये क्षेत्रफल अनडिफाइंड है, बढ़ता घटता रहता है। एक अगर आपको मानक ही मानना है तो 20,770 वर्ग किलोमीटर मान लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इजराइल और फिलिस्तीन की इस स्थिति की वजह से यहाँ की राजनीतिक स्थिति भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, काफी ज्यादा जटिल है। अगर राजधानी की बात की जाए तो इजराइल की राजधानी जो है वो यरूशलेम है। ये जो है सबसे बड़ा शहर भी है, और यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी भी बसती है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक इसको माना जाता है, और ये यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म तीनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यरूशलेम जो है वो जूडियन पहाड़ियों पर एक पठार पर स्थित है। यरूशलेम का जो पूरा प्रशासन नियंत्रण है वो इजराइल के पास है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस पर अपना दावा करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर महत्वपूर्ण शहर है, जैसे कि तेल अवीव, इसका नाम आपने सुना होगा। ये जो है अपनी जीवंत संस्कृति, आधुनिक वास्तुकला और आर्थिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसको इजराइल की आर्थिक रीढ़ भी कहा जाता है। ये जो शहर है इजराइल की वाणिज्य राजधानी कहलाता है, और प्रमुख तकनीकी केंद्र भी कहलाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और इसके साथ ही तेल अवीव अपने समुद्र तटों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आपको पता है कि ये भूमध्य सागर के साथ ही सटा हुआ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट शहर आता है वो है हाइफा। हाइफा जो है वो इजराइल का तीसरा बड़ा शहर है, जो उत्तरी हिस्से में स्थित है, और बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर इसको माना जाता है। इसे भी तेल अवीव की तरह इजराइल की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि सारा व्यापार का काम जो है वो यहाँ के बंदरगाह से होता है। तो यही कारण है कि ये भी आर्थिक रीढ़ है। अब आप देखो कि तेल अवीव भी आर्थिक रीढ़ है, हाइफा भी आर्थिक रीढ़ है। ये अलग अलग शहरों का आर्थिक रूप से मजबूत होने का मतलब ये है कि इजराइल किसी एक शहर पर डिपेंड नहीं करता है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग शहरों में ताकत होनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई एक पे कोई दिक्कत आए तो दूसरा संभाल ले। तो इस तरीके से ये शहर यहाँ पर बसे हुए हैं। बात करें इजराइल की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं और चोटियों के बारे में, तो इसमें सबसे पहले आता है माउंट हार्मोन और गोलान हाइट्स। अगर आप माउंट हार्मोन की बात करोगे तो ये एंटी लेबनान पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर है। ये जो है इजराइल के नियंत्रण वाले क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखना, नियंत्रण वाला क्षेत्र, इजराइल का क्षेत्र नहीं है ये। इसकी ऊंचाई लगभग 2224 मीटर से लेके 2236 मीटर तक जाती है।
बहुत से आंकड़े दिए जाते हैं, इसके बीच में आप मान सकते हो। याद रखना, माउंट हर्मोन जो है वो गोलान हाइट्स के उत्तर में स्थित है, सीरिया और लेबनान के साथ सीमा पर स्थित है। माउंट हर्मोन जो है वो इजराइल का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है और यहीं पर इजराइल देश का एकमात्र स्की रिजॉर्ट भी है। इसका जिक्र आपको बाइबल के अंदर भी मिल जाएगा। बाइबल में वर्णित एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, तो माउंट हर्मोन को आपको याद रखना है। इसके बाद आता है माउंट कार्मेल। माउंट कार्मेल जो है वो उत्तरी इजराइल में एक तटीय पर्वत श्रृंखला है जो भूमध्य सागर से दक्षिण पूर्व तक फैली हुई है। ये एक चोटी नहीं है बल्कि पूरी पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई 546 मीटर तक जाती है। जो हाइफा शहर है इसकी उत्तरी ढलान पर स्थित है और ये एक राष्ट्रीय उद्यान का भी हिस्सा है। तो माउंट कार्मेल को आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं जूडियन और गैलीली पर्वत। जूडियन पर्वत जो है वो देश के केंद्र में एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें इजराइल की राजधानी यरूशलेम भी शामिल है। ये पश्चिमी तट के भीतर भी फैले हुए हैं, यानी कि वेस्ट बैंक के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे और इसी में माउंट हेब्रोन भी शामिल है। माउंट हेब्रोन बहुत ज़रूरी जगह है। गैलीली क्षेत्र में ऊपर से निचली गैलीली पहाड़ियाँ और पर्वत शामिल हैं जिनकी ऊंचाई आमतौर पर 500 से 700 मीटर के बीच में होती है। माउंट मेरॉन ऊपरी गैलीली में स्थित है और 1208 मीटर की ऊंचाई पर जाता है और माउंट मेरॉन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इजरायली क्षेत्र में सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। एक तो है इजरायली क्षेत्र और एक है इजराइल के नियंत्रण वाला क्षेत्र। अगर कोई पूछे कि इजराइल के नियंत्रण वाले क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो आप माउंट हर्मोन लिखोगे और इजरायली क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो आप माउंट मेरॉन लिखोगे। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इसी में आती है माउंट ऑफ ऑलिव्स जो कि लगभग 835 मीटर ऊंची है और यरूशलेम के पास स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इसका वर्णन आपको बाइबल की बहुत सी घटनाओं के अंदर मिल जाएगा और साथ ही यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी कब्रिस्तान भी मौजूद है। इसके अलावा जो माउंट तांबोर है वो निचली गैलीली में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 588 मीटर है। ठीक है, इसके बाद आखिर में नेगेव क्षेत्र के पर्वत भी आते हैं। नेगेव वैसे एक रेगिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिल जाएंगी जैसे कि माउंट रेमन जिसकी ऊंचाई लगभग 1035 मीटर है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। अगर हम पूरी एक लिस्ट के बारे में बात कर लें तो आपको माउंट हर्मोन याद रखना है जो कि गोलान हाइट्स क्षेत्र के अंदर है। इजरायली अधिकृत क्षेत्र है ये, 2236 मीटर की ऊंचाई पर है ऑलमोस्ट। माउंट मेरॉन है जो कि ऊपरी गैलीली के अंदर है, 1208 मीटर ऊंचा है। माउंट रेमन जो है वो नेगेव क्षेत्र में है, 1035 मीटर ऊंचा है। माउंट ऑफ ओलिव्स है जो कि पूर्वी यरूशलेम के अंदर है, 835 मीटर ऊंचा है। माउंट ताबोर की बात कर लें तो वो निचले गैलीली के अंदर है, 588 मीटर ऊंचा है। और आखिर में माउंट कार्मेल जो है वो हाइफा के अंदर है, 546 मीटर ऊंचा है। इस पूरी लिस्ट को ठीक तरीके से याद कर लीजिएगा। बात करें इजराइल की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में तो सबसे पहले आएगी जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी जो है वो इजराइल की सबसे लंबी और सबसे प्रसिद्ध नदी है जिसकी लंबाई लगभग 251 किलोमीटर है। इसे दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है और यह यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है क्योंकि इसी नदी में जॉन द बैप्टिस्ट यानी कि बपतिस्मा देने वाला जॉन, इसमें एक रिवाज होता है ईसाइयों के अंदर, आपको पता है। तो जॉन द बैप्टिस्ट जो थे उन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा इसी नदी के अंदर किया था, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। धार्मिक रूप से भी है और साथ ही आर्थिक रूप से भी है, तो इसे आपको याद रखना है। ये नदी गैलीली सागर से मृत सागर तक बहती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बनियास नदी जिसको नहल हर्मोन के नाम से जाना जाता है, डैन नदी, हसबानी नदी और अयून स्ट्रीम शामिल है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ एक नदियां जो है वो भूमध्य सागर में भी जाके मिलती हैं जैसे कि किशोन नदी, नहल अलेक्जेंडर नदी जो कि 45 किलोमीटर लंबी है, लखिश नदी जो कि 70 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा अयालोन नदी जो कि जूडियन पहाड़ियों से निकलती है और यारकोन नदी में जाके मिलती है। तो इन नदियों को आप स्पेशली याद रख सकते हो जो कि सिर्फ भूमध्य सागर में जाके गिर रही हैं। इसके अलावा मृत सागर यानी कि डेथ सी भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जल निकाय है जिसमें पानी कहाँ से आता है, जॉर्डन नदी से आता है। तो इससे भी आपको आखिर में याद रखना है। इजराइल के कुछ एक अन्य प्रमुख जल निकाय भी हैं जैसे कि गैलीली सागर, वो बता चुका हूँ मैं आपको, इसको किनरेत के नाम से भी जाना जाता है। लाल सागर हो गया, भूमध्य सागर तो है ही है। तो इन सभी को ठीक तरीके से याद रख लीजिए। अगर आपको हवाई अड्डा याद रखना है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है इजराइल के अंदर जिसका नाम है बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये तेल अवीव के पास स्थित है
इजराइल का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हाल ही में सुरक्षा के कारणों से इसको बंद कर दिया गया है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। इसको बहुत ही मेन माना जाता है क्योंकि हज़ारों लाखों यात्री जो है वो इससे ट्रैवल करते हैं। तो इससे आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं इजराइल के बंदरगाहों के बारे में। तो लगभग 3 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। सबसे पहले आता है हाइफा बंदरगाह, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि हाइफा को बंदरगाह शहर के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य सागर पर ये खुलता है, हाइफा के अंदर मौजूद है। इजराइल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह इसको कहा जाता है। लगभग 30% आयात ये संभालता है। जो प्रमुख नौसैनिक अड्डा है और तेल रिफाइनरी है वो यहाँ पर मौजूद है। यहीं पर अदानी समूह का भी निवेश हुआ है, आपको पता है। हाल ही के अंदर इसको निशाना भी बनाया गया था, तो इस जगह को आपको याद रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है वो अशदोद बंदरगाह है। वो भूमध्य सागर पर ही है, अशदोद के अंदर मौजूद है। ये भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, तो इसे आपको याद रखना है। और तीसरा है इलात बंदरगाह, जो कि इलात के अंदर मौजूद है, लाल सागर पे मौजूद है और देश का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दक्षिण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इस जगह को माना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। तो 3 बंदरगाह हो जाते हैं। हाइफा बंदरगाह वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, अशदोद बंदरगाह और इलात बंदरगाह, तो इन तीनों को आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हो जाता है इजराइल का बेसिक भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।